बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम लेक्चर नंबर 10 स्टार्ट करेंगे जो वीक नंबर 6 का है और चैप्टर नंबर 2 को इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अपने टास्क की तरफ चलते हैं। सबसे पहले स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्राम को जो है डिस्कस करेंगे कि क्या है। ठीक है, उसमें हर पार्ट को डिफाइन करेंगे ताकि हमें स्ट्रक्चर जो है वो समझ आ जाए कि स्ट्रक्चर कैसे बनाना है सी प्रोग्राम का किसी भी टूल या सॉफ्टवेयर में। दूसरा टास्क जो है उसी के स्ट्रक्चर की जो है वो डिटेल डिस्कशन करेंगे कि प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव क्या है और मेन फंक्शन जो है वो क्या है। ठीक है, तो उसको डिस्कस करेंगे और उसके बाद जो है बॉडी ऑफ मेन फंक्शन को जो है वो डिस्कस करेंगे, जिसमें मुख्तलिफ वेरियस पार्ट्स जो बॉडी के फंक्शन के अंदर इस्तेमाल होते हैं उसको डिफाइन करेंगे कि क्या क्या है। और 14 जो टास्क होगा वो कमेंट्स होंगे और उसके मुख्तलिफ टाइप्स होंगे जो विद एग्जाम्पल्स जो हैं वो प्रैक्टिस करनी है। ये अपने पहले टास्क की तरफ चलते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ सी लैंग्वेज का फॉर्मेट कैसा होना चाहिए, जो हम टूल इसके लिए फॉलो करेंगे वो डेव सी और सी प्लस प्लस होगा, जिसके अंदर हम सी लैंग्वेज के प्रोग्राम को राइट करेंगे। तो उसके लिए फॉर्मेट में सबसे पहले आपने प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव यूज़ करना होता है जिसको हम हैश इंक्लूड से रिप्रेजेंट करते हैं। ऑलरेडी हम हेडर फाइल में काफ़ी डिटेल से इसको डिस्कस कर चुके हैं कि हैश इंक्लूड, इसको हम इंशाल्लाह आगे डिस्कस करेंगे, ब्रीफली डिफाइन करेंगे कि क्या है। फिलहाल यहाँ पर जो है सिर्फ इसको समझना है कि ये आपने बिगिनिंग ऑफ द लाइन में लाजमी इस्तेमाल करना है। उसके बाद जो है मेन फंक्शन यूज़ करना है। मेन फंक्शन हर प्रोग्राम में लाजमी होगा। ठीक है, उसके जो है वो स्टार्टिंग ब्रेस यूज़ करना है, इसको हम स्टार्टिंग डेलीमीटर कहते हैं। और उसके अंदर जो है वो लोकल डिक्लेरेशन स्टेटमेंट होगा और उसकी एंडिंग डेलीमीटर जो है आपने बताना होगा। ये जो है मेन की बॉडी है, इसको बॉडी ऑफ मेन फंक्शन कहा जाता है। अब इसके अंदर जितने भी स्टेटमेंट इस्तेमाल होंगे वो सारे लोकल कहलाएंगे। लोकल से मुराद है कि इनसाइड जो मेन फंक्शन स्टेटमेंट इस्तेमाल होते हैं उसको लोकल डिक्लेरेशन कहा जाता है। यानी यहाँ पर वो डिक्लेयर होते हैं, इसी यहाँ पर ही वो एक्सेस होंगे, यानी आउटसाइड वो स्टेटमेंट एक्सेस नहीं होंगे, ये याद रखना है। तो ये जो है पूरा मेन का हिस्सा हो जाएगा। अगर फंक्शन मेन फंक्शन के अलावा कोई और फंक्शन आपने इस्तेमाल करने हैं तो उस फंक्शन को हम यूजर डिफाइंड फंक्शन कहते हैं, यानी वो फंक्शन जो आप खुद बनाते हो। ठीक है, तो उस फंक्शंस के लिए जो है वो आपने मुख्तलिफ कोड अलग से इस्तेमाल करने होते हैं। वो अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट जो आपको टास्क दिया होता है उसी के मुताबिक आप डिफाइन करते हो। तो ये ऑप्शन होता है यूजर्स के लिए। अगर आपको कोई कहा जाए कि कोई फंक्शन डिफाइन कर दें, उसके अंदर ये कोड होना चाहिए, तो आप उस मेन से बाद जो है एक मॉड्यूल बना दें उस फंक्शन को, वहां पर पूरा कोड लिख दें। उस कोड को एक्सेस करने के लिए आप सिर्फ मेन फंक्शन के अंदर एक कॉल फंक्शन इस्तेमाल करें ताकि वो एक्सेस हो सके। लेकिन ये चूंकि बियॉन्ड द कोर्स है, आपके कोर्स का हिस्सा नहीं है। आगे अगर जो है वो चैप्टर्स में कोई फंक्शंस के बारे में टास्क आ गए तो मैं इंशाल्लाह आपको ज़रूर उसके बारे में इंफॉर्मेशन दे दूंगा। प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन सीखते हैं कि कैसे हमने लिखना है ताकि आपको अच्छी तरीके से क्लियर हो जाए। स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्राम को जो डेफ सी में चूंकि हमने ये टूल जो है वो इस्तेमाल करना है, ऑलरेडी आपकी बुक में भी यही मेंशन है, तो हमने इसी टूल को फॉलो करना है। यहाँ पर हमने कोड लिखना है जो है डेफ सी की इंस्टॉलेशन इजी है। आप सिंपल गूगल में सर्च करें डेफ सी और सी प्लस प्लस, आप फ्रीली डाउनलोड कर सकते हैं। उसको जस्ट नेक्स्ट नेक्स्ट करके इंस्टॉल कर दें। इंस्टॉलेशन इजी है। जब आप उसको डबल क्लिक करेंगे तो आपको एक इंटरफेस ओपन होगा। दैट इंटरफेस इज बेसिकली कॉल्ड IDE इंटरफेस। इसको हम IDE इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट कहा जाता है। इसके अंदर जो है कंपाइलर, लिंकर, टेक्स्ट एडिटर और लोडर सारे एक साथ आ जाते हैं। यानी ये जो आपको हिस्सा नजर आ रहा है दैट इज द टेक्स्ट एडिटर, जहां आपने सी का सोर्स प्रोग्राम लिखना होता है। तो आपने सिंपल फाइल पे क्लिक करके न्यू पेज जो है क्लिक करके सोर्स प्रोग्राम को क्लिक करेंगे तो आपको इस तरह का एक टास्क ओपन होगा। या प्रोजेक्ट भी क्लिक करके प्रोजेक्ट के अंदर भी सोर्स प्रोग्राम को एक्सेस कर सकते हैं। तो आप जो है यहाँ पर सबसे पहली जो लाइन आपको नजर आ रही है वो प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है, यानी हैश इंक्लूड। ये लिखना जरूरी है क्योंकि इसके बगैर आपका जो फंक्शन आप प्रोग्राम के अंदर इस्तेमाल करोगे वो एक्सेस नहीं होंगे, इसलिए ये जरूरी है। ये वो हेडर फाइल है जिसके अंदर printf, scanf यानी इनपुट आउटपुट के फंक्शन इस्तेमाल होंगे। दैट्स वाई आपने जो है वो बॉडी के अंदर printf यूज किया उसको एक्सेस करने के लिए अपने stdio.h हेडर फाइल जो है वो
प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव के साथ इस्तेमाल किया। ये वो मेन फंक्शन है जो आपने केस स्मॉलर लेटर में लिखना है। मेन फंक्शन जो है वो लाजमी याद रखें, ये आपने स्मॉलर लेटर में यूज़ करना है, क्योंकि सी केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, वो फिर बाद में प्रॉब्लम करता है। अगर आप फंक्शन को एक कैपिटल लिख लें और दूसरा स्मॉलर लिखें तो वो आपको एरर देगा। ठीक है, इससे पहले ये वाइड क्या है, बाद में वाइड क्या है, इसके आगे इंशाल्लाह डिटेल आ रही है, तो आपको काफ़ी चीज़ें फिर क्लियर हो जाएंगी। जस्ट मेन यहाँ पर लिख के डेलीमीटर लगा देना है, और ये वो बॉडी ऑफ मेन फंक्शन है जो ओपनिंग और एंडिंग ब्रेस के दरमियान लिखा हुआ है, ये लोकल कहलाता है, ये उस फंक्शन का हिस्सा कहलाएगा। तो यहाँ मैंने एक स्टेटमेंट यूज किया, जस्ट प्रिंट एफ आई लव पाकिस्तान, सिंपल पैरेंथेसिस में क्लोज किया डबल कोट्स में, तो ये स्ट्रिंग कहलाता है, इट्स अ स्ट्रिंग। तो ग्रुप ऑफ कैरेक्टर जब दो कोट्स के अंदर जो है वो इनक्लोज हो जाए उसको हम स्ट्रिंग कहलाते हैं। और ये जो आखिर में नजर आ रहा है ये सेमीकोलन आपने यूज करना है, ये एंडिंग स्टेटमेंट को टर्मिनेट करने के लिए हम लाजमी इस्तेमाल करते हैं। तो जब भी आप स्टेटमेंट जो है वो किसी भी बॉडी में यूज करोगे तो उसको एंडिंग डेलीमीटर से लाजमी टर्मिनेट करना होगा, ये जरूरी है। तो दिस इज द स्ट्रक्चर, इसी को हम फिर कंपाइल, एग्जीक्यूट और लिंक करके रन कर सकते हैं। आइए नेक्स्ट टास्क की तरफ चलते हैं, इसकी डिटेल इंफॉर्मेशन जो है वन बाय वन डिस्कस करते हैं ताकि आपको समझ आ जाए। सबसे पहले प्री प्रोसेसर, उसी रिमेनिंग स्ट्रक्चर में जो यही प्रोग्राम अगर आप टास्क को देखें तो इसके अंदर तीन मेन पार्ट्स इस्तेमाल हुए हैं। एक प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव यूज हुआ है, दूसरा मेन फंक्शन इस्तेमाल हुआ है, और तीसरा बॉडी ऑफ मेन फंक्शन इस्तेमाल हुआ है। अब प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव क्या है उसको जरा डिटेल से डिस्कस करते हैं ताकि आपको अच्छी तरीके से क्लियर हो जाए। Preprocessor directive are instruction given to the preprocessor or for the C compiler। यानी ये क्या करता है, C compiler को एक इंस्ट्रक्शन देता है बिफोर प्रोसेसिंग ऑफ द प्रोग्राम। याद रखें, प्रोसेसिंग करने से पहले C को एक जो है C कंपाइलर को एक इंस्ट्रक्शन दी जाती है, उस के एक हेडर फाइल को इंक्लूड करो। ठीक है, एक लाइब्रेरी फाइल इंक्लूड करो। उस लाइब्रेरी फाइल में जितनी भी फंक्शन आप मेन के अंदर इस्तेमाल करोगे, बॉडी ऑफ मेन के अंदर, तो उसको एक्सेस करने में आसानी हो, तो उसके लिए हमें प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव चाहिए होता। अब हर सी लैंग्वेज प्रोग्राम जो है सर्टेन प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव एट द बिगिनिंग ऑफ द प्रोग्राम इस्तेमाल कर लिखता है। यानी अगर आप जो है मैथमेटिकल फंक्शन इस्तेमाल करोगे तो math.h लिखना होगा, अगर आपने जो है हेडर फाइल्स, और अगर आपने जो है वो इनपुट आउटपुट के फंक्शन इस्तेमाल करने तो stdio.h हेडर फाइल में काफी डिटेल से हम डिस्कस कर चुके हैं। इसी तरह अगर आप कंसोल के इनपुट आउटपुट फंक्शन इस्तेमाल करोगे, जैसे क्लियर स्क्रीन है, getch है, getche है, तो उसके लिए फिर आपको conio.h इस्तेमाल करना होगा। इसलिए प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव का जो पहला सिंबल होगा वो हैश होगा, याद रखिए। दिस हैश सिंबल लाजमी लिखना होगा, और वो हमेशा बिगिनिंग ऑफ द प्रोग्राम इस्तेमाल करना है। यानी प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव को जो हैश और उसके बाद इंक्लूड, हैश एंड देन इंक्लूड, ये जो इंक्लूड और हैश है इसको प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव कहा जाता है। उसके बाद हम हेडर फाइल यूज करते हैं जिसको हम एंगल ब्रैकेट्स में इस्तेमाल करते हैं, यहां वो हेडर फाइल इस्तेमाल हो। तो ये जो हैश इंक्लूड है इसको प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव कहते हैं। ये जो डायरेक्टिव होगा ये हमेशा बिगिनिंग ऑफ द प्रोग्राम इस्तेमाल करना होगा, उसका पहला सिंबल हमेशा हैश हो। हैश का काम ये कि हैश इज गिवन इंस्ट्रक्शन टू द सी कंपाइलर, ठीक है, बिफोर प्रोसेसिंग ऑफ द प्रोग्राम। इंक्लूड फिर क्या करते हैं, उस हेडर फाइल को ऐड करता है, इंक्लूड करता है, इसलिए क्योंकि उसके फंक्शन आपने मेन के अंदर, बॉडी के मेन में इस्तेमाल करने हैं ताकि उसको वहां से एक्सेस करने में आसानी हो। इसलिए जो है ये सी कंपाइलर का हिस्सा है प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। इट्स अ पार्ट ऑफ सी कंपाइलर एंड इट मॉडिफाइज सी सोर्स प्रोग्राम बिफोर कंपाइलेशन। आप जो है सी सोर्स प्रोग्राम को अगर मॉडिफाई करना चाहते हो तो आप इजीली जो है मॉडिफाई कर सकते हो कंपाइलेशन से पहले, यानी उसको ऑब्जेक्ट प्रोग्राम में कन्वर्ट, ट्रांसलेट करने से पहले। तो आप सी प्रोग्राम के
सोर्स प्रोग्राम को इजीली मॉडिफाई कर सकते हो और उसके बाद उसको कंपाइल करोगे, क्योंकि जब कंपाइल करोगे तो ऑटोमेटिकली ये जो सोर्स प्रोग्राम होगा वो कन्वर्ट किस में हो जाएगा, ऑब्जेक्ट प्रोग्राम में, यानी मशीन में, कोड में, ताकि कंप्यूटर अंडरस्टैंड कर सके कि टास्क कौन सा परफॉर्म करना है। उसके बाद जो है हमेशा याद रखे जो प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव होगा यानी हैश, इंक्लूड और हेडर फाइल, उसके एंड पे कभी सेमीकोलन इस्तेमाल नहीं होगा, ये याद रखें। सो it is not used at the end of a preprocessor directive. Semicolon is not used at the end of preprocessor directive. preprocessor directive के end में semicolon इस्तेमाल नहीं करते और उसका स्टार्टिंग जो है वो हैश सिंबल से यूज करना, इसको प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव कहते हैं। ये नॉर्मली एग्जीक्यूट नहीं होता क्योंकि असल एग्जीक्यूशन जो स्टार्ट होती है वो मेन से स्टार्ट होती है, लेकिन इसको इंक्लूड करना जरूरी होता है ताकि कंपाइलर जब एक फंक्शन इस्तेमाल हो और उसको कन्वर्ट करे तो उसको एक्सेस करने में इस लाइब्रेरी से या इस हेडर फाइल से इजी हो। फॉर्मेट उसका कैसे होगा, यानी सिंटेक्स उसका प्री प्रोसेसर कैसे लिखना है, तो हैश लिखना है, इंक्लूड प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव और उसके बाद एंगल ब्रैकेट में हेडर फाइल यानी लाइब्रेरी फाइल यूज करनी, ठीक है, उसको डाटा एक्सटेंशन से यूज करना। एग्जांपल समझते हैं तो हैश इंक्लूड stdio.h, देखिए यहाँ पर ये पूरी की पूरी स्टेटमेंट ये बिगिनिंग ऑफ द लाइन में लिखनी है, कोई सेमीकोलन उसके एंड में नहीं आएगा। हाँ एक टास्क बता दूं कि आप ये एंगल ब्रैकेट की जगह जो है ये दो कोट्स भी लिख सकते हैं ऐसे, और यहाँ पर लाइब्रेरी फाइल यूज कर लें, हेडर फाइल। समटाइम कुछ टूल में ये सपोर्ट होता है, कुछ टूल में सपोर्ट नहीं होता है, डिपेंड करते हैं, आप उसको ट्राई कर लें। अगर डेव में जो है वो सपोर्ट है तो आप इस तरह भी लिख सकते हैं, एंगल ब्रैकेट्स के साथ भी लिख सकते हैं, लेकिन ज्यादातर जो है वो कोडिंग जो है वो एंगल ब्रैकेट के साथ है, आप दोनों के साथ ट्राई कर सकते हैं। उसके बाद जो है अगर आपने कंसोल इनपुट आउटपुट लिखना है तो हैश इंक्लूड लिखना जरूरी है, ये प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है, और फिर हेडर फाइल। इस तरह मैथमेटिकल फंक्शन के लिए math.h लाइब्रेरी, तो आप इस तरह की बहुत सारे लाइब्रेरीज जो हैं हेडर फाइल्स ऐड कर सकते हो, हंड्रेड्स की तादाद में जो है वो लाइब्रेरीज होती हैं, आप प्रोग्राम की रिक्वायरमेंट के मुताबिक जो है वो इस्तेमाल कर सकते हो। उसके दूसरे पार्ट की तरफ चलते हैं, मेन फंक्शन क्या है, ताकि वो मेन फंक्शन भी क्लियर हो। उम्मीद है कि प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव आपको क्लियर हो चुका होगा। मेन फंक्शन जो रिमेनिंग पार्ट ऑफ सी स्ट्रक्चर है कि ये मेन फंक्शन क्या है। देखिए मेन फंक्शन जो है हर प्रोग्राम में, जो सी प्रोग्राम होगा उसमें एक से ज्यादा फंक्शन होते हैं, लेकिन जो सिंगल वेल डिफाइंड टास्क के लिए इस्तेमाल करोगे तो एक फंक्शन जो है वो लाजमी इस्तेमाल करना है और वो मेन फंक्शन होगा। इसलिए मेन फंक्शन हर सी प्रोग्राम में मस्ट बी यूज्ड। Every C program must have the main function, which is the first section to be executed when the program run. जब आप प्रोग्राम को रन करोगे तो ये वो पहला एग्जीक्यूशन टास्क है जहां से आपकी एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगी। तो मेन फंक्शन इज इंपॉर्टेंट, और मेन को मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि मेन जो है ये स्मॉलर लेटर में लिखना है, यानी फंक्शन जितने भी होंगे वो सारे स्मॉलर लेटर में लिखने। आप इसको ऐसे समझे कि इट इज द एंट्री पॉइंट एंड द एग्जिट पॉइंट, यहां से आपकी एंट्री भी होगी, यहां से आपका एग्जिट भी होगा, ठीक है, यानी प्रोग्राम टर्मिनेट भी मेन से होगा और प्रोग्राम स्टार्टिंग भी मेन से होगा। एक चीज कि मेन फंक्शन जो है बिगिनिंग ऑफ द प्रोग्राम में भी यूज कर सकते हो और एनीवेयर इन द प्रोग्राम में इस्तेमाल कर सकते हो। अगर आपने एंड पे मेन फंक्शन इस्तेमाल किया तब भी एंट्री पॉइंट वहां से होगी, ये जरूरी है। लेकिन अगर आप मेन के बगैर प्रोग्राम को रन करोगे तो कंपाइल हो जाएगा लेकिन आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं होगा, ये याद रखें। इसलिए जनरल फॉर्म क्या होगा, मेन फंक्शन लिखना है, उससे पहले एक वाइड लिखा हुआ है, बाद में एक वाइड लिखा हुआ है, ये क्या है, इसको आगे जो है वो इसको डिस्कस करते हैं। तो मेन फंक्शन में जो आपका पहला वाइड है जो मेन से पहले इस्तेमाल हुआ है, इसका मतलब ये कि फंक्शन डज नॉट रिटर्न अ वैल्यू। यानी याद रखिए अगर आपसे एमसीक्यूज में पूछा जाए, क्योंकि ये डेटा टाइप्स हैं, ठीक है, वो टाइप एट विच द डेटा कैन बी स्टोर्ड, ठीक है, सो यहां पर चूंकि वाइड इस्तेमाल हुआ है
तो void जो होता है ये मेमोरी में 0 स्पेस लेता है, तो मीन्स कोई भी स्पेस नहीं लेता है, इसलिए वहां पर फिर वैल्यू को वापस रिटर्न करने की जरूरत नहीं होती। तो सिर्फ इतना याद रखें, जो मेन से पहले void आता है उसमें फंक्शन डज नॉट रिटर्न अ वैल्यू, यानी मुझे मेन फंक्शन की बॉडी में रिटर्न लिखना नहीं होता। अगर यहां पर void की जगह कोई दूसरी टाइप यूज करते, फॉर एग्जांपल मैं int यूज करता, int मींस इंटीजर, अब चूंकि ये मेमोरी में 4 या 2 बाइट्स रिजर्व करता, इसलिए इस int टाइप की वजह से आपने क्या करना है, मेन की जो बॉडी होगी उस बॉडी के अंदर रिटर्न लिखना जरूरी हो जाएगा, आपने रिटर्न लाजमी उसको करना है। नाउ द फंक्शन शुड रिटर्न अ वैल्यू, फिर इसलिए रिटर्न स्टेटमेंट लिखना होता है, ये रिजर्व वर्ड है, ये लिखना जरूरी है, तब जाके वो वैल्यू फंक्शन की तरफ रिटर्न होगी। तो फिलहाल यहां पर इतना सीखें कि जब भी void आएगा तो void के लिए मुझे फिर ये रिटर्न लिखने की जरूरत नहीं होगी। समझ आ गई? और ये जो पैरामीटर है, ये जो दूसरा void है, ये पैरामीटर जो है इसको कहा जाता है, यानी इसको हम आर्गुमेंट भी कहते हैं, पैरामीटर भी कहते हैं। यानी हम इसको अगर खाली सिर्फ सिंगल एम्प्टी ब्रैकेट भी इस्तेमाल करें तो भी ठीक है, क्योंकि void तो वैसे ही 0 स्पेस मेमोरी में लेता है। तो यहां पर मुराद ये है कि इट डज नॉट रिटर्न एनी आर्गुमेंट और एनी पैरामीटर वैल्यू। ठीक है, तो पैरामीटर वो वैल्यू जो ब्रेसेस यानी पैरेंथेसिस के अंदर पास हो, इसको पैरामीटर कहा जाता है। पैरामीटर के अंदर, पैरामीटर वो वैल्यू है जो उस पैरेंथेसिस के अंदर पास की जाती हैं। तो void चूंकि डज नॉट रिटर्न एनी वैल्यू, तो इस वजह से जो है वो कोई भी आर्गुमेंट पास नहीं करेगा, कोई भी आर्गुमेंट की वैल्यू को रिटर्न नहीं करेगा। तो पहला void, फंक्शन की वैल्यू रिटर्न नहीं होगी, फंक्शन डज नॉट रिटर्न एनी वैल्यू, कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं होगी। ठीक है, इसी तरह void जो होगी पैरामीटर की वैल्यू भी रिटर्न नहीं होगी। ठीक हो गया? ये जो है इसको आप लाजमी सीख लें, और मेन फंक्शन को आप प्रोग्राम की किसी भी जगह इस्तेमाल कर सकते हैं, स्टार्ट में हो, एंड में हो, दरमियान में हो, स्टार्टिंग वही मेन से होगी, एग्जीक्यूशन असल में वहां से ही स्टार्ट होगी, और जब प्रोग्राम आपका कंप्लीट टास्क परफॉर्म कर लेगा तो मेन की बॉडी से एंडिंग डेलिमीटर पे ही स्टॉप होगा, ये याद रखें। तो ये केस सेंसिटिव है, ये स्मॉलर लेटर में लिखना है। हाँ, एक टास्क जहन में रखें, जो आपके सी जो डेव सी प्लस प्लस है उसमें अक्सर ये void सपोर्ट नहीं होता। तो अगर आप लिखते हो ना void मेन जो है, जस्ट लिख देते हो void मेन, सम टाइम ये यूज कर लेते, सम टाइम प्रॉब्लम करता है, इसलिए अगर आप सिर्फ मेन लिख लें तो भी काफी है। देखिए void मेन लिख लें और इस तरह एम्प्टी ब्रैकेट void लिखे भी नहीं, तो ये दोनों सेम काम करते हैं। लेकिन अगर ये void के साथ आपको एरर दे रहा है डेव सी प्लस प्लस, तो फिर आप इसको अवॉइड कर लें, जस्ट लिख लें मेन और एम्प्टी ब्रैकेट लगा लें। नो सेमीकोलन यूज आफ्टर मेन, याद रखें सेमीकोलन नहीं इस्तेमाल करने, क्योंकि इसकी बॉडी है, और जब भी किसी टास्क की बॉडी होगी तो उसको सेमीकोलन से बंद नहीं करना है, क्योंकि सेमीकोलन टर्मिनेट करते हैं स्टेटमेंट को, तो चूंकि इसको तो टर्मिनेट नहीं करना है, यहां तो इंटर होना है और जो स्टेटमेंट उसके अंदर इस्तेमाल होंगे उसको हमने एग्जीक्यूट करना है, तो ये जहन में रखें। नेक्स्ट टास्क की तरफ चलते हैं। तो ये सारे के सारे जो हैं वो रिमेनिंग पार्ट थे। उम्मीद है कि आपको स्ट्रक्चर जो है वो क्लियर हो चुका है, जिसको मैंने थोड़ी सी डिफाइन डिटेल में एक्सप्लेन किया। उसमें बॉडी ऑफ मेन फंक्शन जो है लास्ट क्या है, तो मेन फंक्शन की बॉडी जो है ये सराउंडेड बाय द ब्रेसेस करली ब्रैकेट्स, जिसको हम ओपनिंग ब्रेस भी कहते हैं, एंडिंग ब्रेस भी कहते हैं, ये लिखने जरूरी हैं, क्योंकि अगर आप मेन के साथ ये ब्रेसेस नहीं लगाओगे, स्टेटमेंट नहीं लगाओगे, तो आपका प्रोग्राम नहीं चलेगा। इसलिए जो लेफ्ट ब्रेस होगा, जिसको लेफ्ट डेलिमीटर या स्टार्टिंग डेलिमीटर कहा जाता है, वो इंडिकेट करता है स्टार्ट ऑफ द बॉडी ऑफ द फंक्शन, यहां से फंक्शन ऑफ द बॉडी स्टार्ट होगी, एंड द मैचिंग राइट ब्रेस इंडिकेट द एंड ऑफ द बॉडी ऑफ द फंक्शन,
और जहां पर उसकी एंडिंग हो जाएगी तो वो मैच करके क्या कर देगा, ये उसका पूरी बॉडी को कंसिडर कर लेगा। यहाँ आपने स्टेटमेंट यूज करना, ठीक है, तो ये उसकी बॉडी आ जाएगी। अब हर स्टेटमेंट के बाद सेमीकोलन यूज करना है। अच्छा, कुछ जगह इस्तेमाल होगा, कुछ नहीं होगा, इंशाल्लाह वक्त के साथ वो मैं साथ साथ बताता रहूंगा। लेकिन फिलहाल अगर एक लाइन की स्टेटमेंट होगी तो उसको सेमीकोलन से बंद करना जरूरी है। देखिए यहाँ लिखा हुआ है इट कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल स्टेटमेंट, यानी अगर मैंने जो प्रिंट एफ यूज किया था आई लव पाकिस्तान, दैट एंड ओ विद सेमीकोलन, तो वो सेमीकोलन से एंड हुआ था। यहाँ पर अगर हम एग्जाम्पल देखें तो प्रिंट एफ क्या है, एक स्टैंडर्ड आउटपुट फंक्शन है, ठीक है। अगर आपने उस टेक्स्ट को जो है वो डिस्प्ले करना है तो उसको प्रिंट करोगे तो उसको हमने इनक्लोज्ड डबल कोटेशन में करना होगा, इसको हम स्ट्रिंग कहते हैं। यानी डबल कोट्स के अंदर जो भी आप टेक्स्ट प्रिंट एफ में लिखोगे वो ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स जो है या कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स वो क्या कहलाएंगे, स्ट्रिंग कहलाएंगे। तो स्ट्रिंग में ये होता है कि एज इट इज आपको वो टेक्स्ट चाहिए होता है तो आपने उसको स्ट्रिंग यानी डबल कोट्स में बंद करना जरूरी है, ठीक है। ये बहुत जरूरी अहम पॉइंट है। और स्टेटमेंट जो सी में टर्मिनेट होगा वो सेमीकोलन से होगा, हर स्टेटमेंट को टर्मिनेट सेमीकोलन से करेंगे एट द एंड ऑफ प्रिंट स्टेटमेंट इस्तेमाल कर, तब जाके प्रोग्राम आपको आई लव पाकिस्तान जो है वो स्क्रीन पे डिस्प्ले करेगा। उम्मीद है कि आपको बॉडी ऑफ द मेन और सारा का सारा स्ट्रक्चर जो है वो सही तरीके से क्लियर हो चुका होगा। आइए नेक्स्ट टास्क की तरफ चलते हैं, जो हमारा नेक्स्ट टास्क है कमेंट्स। कमेंट्स क्या है इसको जरा सीखते हैं। देखिए कमेंट्स आर द लाइन ऑफ प्रोग्राम दैट आर नॉट एग्जीक्यूटेड। कमेंट्स जो हैं ये याद रखिए ये इग्नोर करता है सी कंपाइलर, यानी जब कंपाइल करेगा वो उसको इग्नोर कर देगा कमेंट्स को, इसलिए वो उस प्रोग्राम का वो हिस्सा कंसिडर नहीं होगा। That's why it does not include them in the executable program, वो उसको ऐड ही नहीं करेगा। इसलिए कमेंट्स का फायदा क्या होता है, ये इंक्रीज करते रीडेबिलिटी ऑफ द प्रोग्राम, ताकि यूजर उसको समझ सके, अंडरस्टैंड कर सके। उसकी डेफिनेशन क्या होगी कि कमेंट्स प्रोवाइड इंफॉर्मेशन और डिस्क्रिप्टिव नोट अबाउट अ प्रोग्राम। अगर आप किसी नोट्स को जो है वो डिफाइन करते हो प्रोग्राम के अंदर कि भाई प्रोग्राम के अंदर मैंने क्या बनाना है, तो उसको हम कमेंट्स जो है वो पास करेंगे। इसलिए किसी चीज की इंफॉर्मेशन बताना या डिस्क्रिप्टिव नोट बताना उस प्रोग्राम के अंदर, ताकि हमें पता हो कि हमने कौन सा टास्क जो है वो कोड लिखना है, तो उसको हम कमेंट से यूज करते हैं। सो दैट्स व्हाई कमेंट्स इज इंपॉर्टेंट। अब कमेंट्स में दो किस्म के कमेंट्स होते हैं, एक को सिंगल लाइन कमेंट कहा जाता है, एक को दूसरे को मल्टी लाइन कमेंट्स कहते हैं। सिंगल लाइन कमेंट्स क्या होते हैं वो पहले पढ़ते हैं। देखें ये जो डबल फॉरवर्ड स्लैश है, यानी इस तरह का जो डबल फॉरवर्ड स्लैश, इसको कमेंट्स कहते हैं। आपने यहां पर वो नोट लिखना, डिस्क्रिप्टिव नोट जो भी होगा, यानी आपने यहां पर कमेंट लिखने किसी चीज के बारे में इंफॉर्मेशन। आगे इंशाल्लाह उसकी प्रैक्टिकल एग्जांपल आएगी तो आपको अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा। तो आपने सिंपल अगर एक लाइन को आपने कमेंट करना है, इग्नोर करना है कंपाइलर ने, सिंपल आप कमेंट्स को अपने इंग्लिश वर्ड्स में लिख सकते हो, उसके लिए रूल फॉलो करने की जरूरत नहीं होती है। अकॉर्डिंग टू रूल आप ना भी लिखें तो वो जस्ट आप अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए क्या करते हो, उसके एक डिस्क्रिप्टिव नोट लिखते हो, इसको कमेंट कहते हैं। तो सिंगल लाइन के लिए हमेशा याद रखिए फॉरवर्ड स्लैश इस्तेमाल करना होगा। उसका सिंटेक्स ऐसे होगा, डबल फॉरवर्ड स्लैश साइन एंड देन कमेंट। एग्जांपल समझते हैं। देखिए एग्जांपल क्या होगी, आपने डबल फॉरवर्ड से प्रोग्रामर एम सजाद हैदर बुक से मैं एग्जांपल उठाइए ताकि आपको क्लियर हो। तो आप जस्ट एक लाइन को कमेंट करोगे, सो कंपाइलर इग्नोर दैट टास्क, ये इट कैन नॉट बी द पार्ट ऑफ द सी प्रोग्राम, वो उसको डायरेक्टली जो है इग्नोर करके हाइड कर देगा, ठीक है। तो उसके जो है वो प्रोग्राम का हिस्सा कंसिडर नहीं होगा, बस वो सिर्फ उस इंफॉर्मेशन की डिस्क्रिप्टिव नोट होगा, उस प्रोग्राम का एक डिस्क्रिप्टिव नोट होगा। इस तरह जो है मल्टी लाइन कमेंट्स क्या होते हैं, मल्टी लाइन कमेंट्स के लिए जो है आपने फॉरवर्ड स्लैश एंड स्टैरिक साइन, फिर उसके बाद स्टैरिक साइन एंड देन फॉरवर्ड स्लैश। स्टैरिक मींस दिस इज द मल्टीप्लाई साइन, ये इसको हम स्टैरिक बोलते हैं, ASTERIC स्टैरिक साइन, याद रखें। ये अक्सर टीचर्स जो हैं वो स्टैरिक बोलते हैं तो अक्सर बच्चे कंफ्यूज होते हैं ये कौन सा टास्क, इसको स्टैरिक साइन कहते हैं।
तो फॉरवर्ड स्लैश फिर स्टैरिक साइन। जब एंडिंग करोगे तो फिर स्टैरिक पहले यूज करने और एंडिंग करने। एक चीज हमेशा याद रखिए, मल्टी लाइन में जब आप एक से ज्यादा लाइन को कमेंट करना चाहते हो, इग्नोर करना चाहते हो एक से ज्यादा लाइन, जैसे यहां पर देखिए एग्जांपल दी हुई है कि फॉर एग्जांपल प्रोग्रामर मैम सजाद हैदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सी डेटा प्रोग्राम वाज रिटन दिस। तो देखिए 3 लाइंस हैं, उन 3 लाइंस को कमेंट करने के लिए आपने जो है वो मल्टी लाइन का फॉरवर्ड स्लैश और स्टैरिक लगाया, फिर एंडिंग इसका बताना जरूरी होता है। सिंगल लाइन में एंडिंग लिखने की जरूरत नहीं कि यहां पर दोबारा एंडिंग लिख दो, ऐसे नहीं, जरूरत नहीं होती है। बस जस्ट पहली लाइन फॉरवर्ड्स डबल स्लैश लाइन लिख दें, डबल स्लैश साइन, तो वो जो है उस लाइन को कमेंट कर देगा। लेकिन मल्टी लाइन में ये होता है कि आप जो है अगर एक से ज्यादा लाइन को कमेंट करना चाहते हो, इग्नोर करना चाहते हो, तो फिर आपने स्टार्टिंग बता दिया, फॉर एग्जाम्पल आपने लिखा फॉरवर्ड स्लैश एंड स्टैरिक साइन, और एंडिंग नहीं बताया, तो अगर उसके नीचे कोड भी होगा 100 लाइन का, वो सारा का सारा हाइड हो जाएगा, सारा इग्नोर हो जाएगा, ये याद रखें। यानी ऑल द कोड दैट कैन बी इग्नोर्ड बाय द सी कंपाइलर, इसलिए वो सी कंपाइलर पूरे के पूरे कोड को इग्नोर कर देगा, हाइड कर देगा, तो एरर दे देगा। इसलिए जहां तक आपने उसको कमेंट करना है तो फॉरवर्ड स्लैश और स्टैरिक से एंडिंग भी लाजमी फिर बताना होगा कि यहां तक मैंने कमेंट करना है। उम्मीद है कि आपको क्लियर हो चुका है। आइए इसकी प्रैक्टिकल टास्क की तरफ चलते हैं ताकि आपको अच्छी तरीके से क्लियर हो। प्रैक्टिकल कमेंट्स में ये है कि फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ टेक्स्ट एडिटर में जो है हैश इंक्लूड एसटीडी मेन फंक्शन इंट ए कामा बी का ये वेरिएबल्स हैं, ये प्रिंट एफ फंक्शन जो है, ये स्कैन एफ इनपुट के लिए फंक्शन इस्तेमाल हुआ है। तो देखिए यहाँ पर आपको उन्होंने सिर्फ एक डिस्क्रिप्टिव लिखे कि दिस विल रीड 2 नंबर्स, यानी ये 2 नंबर यूजर से लेगा, उसके लिए जस्ट इंफॉर्मेशन दे दी। इस तरह फिर सम इज इक्वल टू ए प्लस बी, एक मैंने स्टेटमेंट लिखा हुआ है, उसको सेमीकोलन से बंद किया, मैंने उसकी एक कमेंट लिख दी कैलकुलेशन ऑफ सम ऑफ वेरिएबल ए एंड बी, यानी ए और बी की सम कैलकुलेशन करेगा और सम में स्टोर कर देगा, ये उसकी डिस्क्रिप्टिव हो जाएगी। इस तरह प्रोडक्ट, तो फाइंड द प्रोडक्ट, कैलकुलेशन टू फाइंड द प्रोडक्ट, तो ये इग्नोर होते हैं। देखिए ये जो लाइंस होंगी इसको इग्नोर करेगा, तो ये उस स्टेटमेंट के बारे में इंफॉर्मेटिव नोट होता है। उम्मीद है कि आपको कमेंट्स क्लियर हो चुके हैं। नेक्स्ट टास्क की तरफ चलते हैं। रिव्यू टास्क में क्या चीज़ें डिस्कस की हैं, तो सबसे पहले हमने स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्राम डिस्कस किया, जिसमें हमने मुख्तलिफ टास्क को परफॉर्म किया। प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव हमने डिस्कस किया डिटेल से, उसके मेन फंक्शन को डिस्कस किया विद एग्जांपल्स जो हैं प्रैक्टिस की कि क्या क्या हमने कैसे इस्तेमाल करना है। और उसके बाद जो है हमने तीसरे टास्क को डिस्कस किया बॉडी ऑफ मेन फंक्शन, जो उसी स्ट्रक्चर का हिस्सा है, उसमें क्या क्या टास्क जो हैं पार्ट्स इस्तेमाल होते हैं वो डिस्कस किए। और लास्ट में जो है कमेंट्स को जो है डिटेल के साथ उसकी टाइप्स विद एग्जांपल जो है प्रैक्टिस की। तो उम्मीद है कि आज का लेक्चर आपको क्लियर हो चुका होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे आगे टॉपिक्स को। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज़।